हम्म। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया इंसुलेटर। सब्सटेंस पूछा है तो सबसे ज्यादा इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद कह रहा है नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या होती है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? ओम। एंड गिव इट सिंबल। ओ, हाँ सिंबल, मतलब हाँ ओम लिख देना और सिंबल ये होता है। अच्छा, डिफाइन वन ओम। वन ओम कितना होता है? कैसे डिफाइन करोगे? आर इज इक्वल टू वी बाई आई। पोटेंशियल को ले लो 1 वोल्ट, करंट को ले लो 1 एम्पियर। तो ये किसके बराबर है? ये 1 ओम के बराबर है। तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ, व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट and a current of 1 ampere flows through the wire, then resistance of the wire is said to be 1 ohm. अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने पर किसी तार से 1 एम्पियर करंट बहता है तो उस तार का रेजिस्टेंस 1 ओम कहा जाता है। क्लियर है? हार्दिक, संकेत, शांभवी। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, आगे। नेम द लॉ विच रिलेट्स करंट इन कंडक्टर टू पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा लॉ है? ओहम्स लॉ। ओम्स ओहम्स लॉ। लॉ। बहुत सिंपल है ना? अच्छा, ओम्स लॉ देख लो क्या बोलता है। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है समझाने के लिए। जैसे आपने देखा है छोटा सा सेल है तो कम करंट, जैसे सेल बड़ा हुआ करंट बढ़ जाएगा। तो सेल के बड़े होने से क्या हो रहा है? उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल उतना कम करंट। तो ओम्स लॉ कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R एक कांस्टेंट होता है और इसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्लियर है? हार्दिक, संकेत, शांभवी। हम्म। अब आगे यस। बढ़ते हैं, ठीक है? तुम लोग भी बोल दो हाँ ना यार। शांत रहते हो एकदम ऐसे बैक स्क्रीन में कुछ और जूम खोल के। हाँ, पढ़ाई नहीं करते ऐसा होता। हाँ ना बोल दिया करो एटलीस्ट। नहीं देखो, या अपना हाथ खड़ा कर दिया करो, रेज योर हैंड्स बट इज क्लियर। एक्टिव रहोगे तभी ना। हाँ चलो, संकेत ने हाथ खड़ा कर दिया। ओके। शांभवी ना, शांभवी तो इज ऑलरेडी वेरी एक्टिव। गुड। देखो, बाई वॉट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल पर कूलम को और क्या बोलते हैं बेटा? सर वोल्ट। हाँ वेरी गुड। देख लो, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती कूलम, और जूल पर कूलम को अपन बोलते हैं वोल्ट। किसी ने कहा डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब किसी चार्ज को मूव, 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क लग जाए तो उस जगह के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है? 6 क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया है, बन जाएगा। हम्म। चलो, 7th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितना वर्क डन होता है जब 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट? बहुत इजी है। V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W/Q। आपको वर्क निकालना है तो W क्या हो जाएगा? V/Q। पोटेंशियल दिया है 1 वोल्ट और चार्ज दिया है 1 कूलम। 1 × 1 आपका आंसर फाइनली क्या आएगा? 1 जूल। है ना? कितना वर्क डन होगा? 1 जूल होगा। क्लियर है शांभवी, संकेत, हार्दिक? क्लियर है यस बेटा? सर। हार्दिक तुमको यस क्लियर सर। है? ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तुम सीधे फॉर्मूला पुट कर दो। जिसको फॉर्मूला याद होगा उससे बन जाएगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होंगे उससे नहीं बनेगा। व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर? क्या होता है बताओ शांभवी? Sir, a conductor is a component that offers a low resistance, but a insulator is a component that offers higher resistance. An example of conductors are silver and copper in wire, and uh, examples of insulators are ebonite or diamond paper. सही कहा। एक चीज और कह सकते हो, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है? चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये बोर्ड में भी कई बार आया है।
स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन बताएगा इसको? संकेत, हार्दिक, शांभवी, हु विल टेल? So can I? हाँ बताओ ना, बिल्कुल बताओ। The voltmeter has higher resistance ओ सॉरी, हाँ, वोल्ट मीटर। because it will if have high resistance because if it will have low resistance, the current will pass through it and it will affect the reading. So it has high resistance. हाँ वेरी गुड। सुन लो, कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ये सेल लगा है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक। यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। कैसे लगाते हैं? पैरेलल। ये एक नंबर का सवाल और आ सकता है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो I हो गया टोटल करंट गिवन बाय द सेल, और R हो गया इस वायर का रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर टोटल पोटेंशियल अच्छे से तभी नापेगा जब इस रेजिस्टेंस से पूरा करंट आई फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है जाने का, एक रास्ता ये है। तो पैरेलल में क्या होता है, रास्ते दो होते हैं तो करंट आपका बढ़ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एग्जैक्ट पोटेंशियल नापूं, तो आई वॉन्ट दैट एंटायर करंट शुड पास थ्रू द रेजिस्टेंस वायर। वो कब पॉसिबल होगा? जब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा, और जो आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल मतलब परफेक्ट, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इससे बिल्कुल करंट पास नहीं होता, और सारा करंट इससे निकल जाता है, और आपको करेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। बट ऑब्वियस है, इस दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अच्छा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई सर्किट दिया है, ये सर्किट दिया है। अब यहाँ पे एम मीटर लगा है। एम मीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। तो पूछ लिया कि पहला सवाल, एम मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? सीरीज में, सीरीज में। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? एम मीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों लो Low होता है? resistance. क्योंकि इसको करंट मेजर करना है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो बहुत सारा करंट तो आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा, अच्छा रेजिस्टेंस क्यों होता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं मेटल के अंदर, वो लगातार आपस में टकराते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के आयन से भी टकराते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा एम मीटर का, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, और जब भी कोलिजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैं आपके गाल पे एक मस्त थप्पड़ मार दूं तो आपके गाल बढ़िया गर्म हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एमीटर का तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। किसमें? क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी में। तो अपने को ट्रू रीडिंग सर्किट में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो आइडियल एम मीटर है, आइडियल मतलब परफेक्ट, जो सपनों में हो सच में ना हो, आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता है? जीरो। और जो प्रैक्टिकल एम मीटर है जो अपन लैब में यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही अपन कम रखते हैं, हद से ज्यादा कम रखते हैं। क्लियर है हार्दिक, संकेत, शांभवी? यस सर। हाँ। उसके बाद, बाय व्हाट नेम इज फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड कॉल्ड? कूलम पर सेकंड किसको बोलते हैं बेटा? एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर है ना। आई क्या होता है? आई होता है क्यू बाई टी। तो ये हो गया कूलम पर सेकंड, इसी को अपन एम्पियर कहते हैं। फिर बोल दिया डिफाइन 1 एम्पियर, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन टाइम 1 सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर है शांभवी, संकेत, हार्दिक? Yes. हाँ, ट्वेल्थ वाले का आंसर बताओ। So the electrons. हाँ, सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, उनके अलावा कोई ट्रैवल नहीं करता। अच्छा सुन लो, ये एक सवाल भी आता है कि तुमको दिया है कंडक्टर, दिया है कंडक्टर, तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर तुमको दे दिया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या कोई लिक्विड का सॉल्यूशन दे दिया,
तो उसमें जैसे मैंने सपोज दे दिया HCl मिला दिया पानी में, तो इसमें जो करंट कैरियर क्या होंगे, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या कोई लिक्विड है, उसमें कौन करंट कैरी करता है, आयंस। कौन सा आयंस, सॉरी, कैटायन एंड एनायन। सेम चीज अगर हवा की भी बात करें, तो एयर में भी क्या होता है, गैसेस आपकी आयोनाइज हो जाती हैं और वहां भी आयन मूव करते हैं। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट करते हैं और लिक्विड और एयर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। बन जाएगा। हम्म। चलो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड द सर्किट? So positive to Negative to negative. positive. नहीं नहीं, कन्वेंशनल हार्दिक, कन्वेंशनल कहाँ Sir, फ्लो करता है? positive to negative. हाँ, एक्चुअली कुछ फ्लो नहीं Sir, करता। electrons flow from negative हाँ to positive. हाँ, वेरी गुड। कहाँ ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रैवल करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन वाले करंट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। और पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ फ्लो नहीं होता, बस अपन ने मान लिया है। ठीक है, पप्पू बनाने का तरीका है। चलो, इन विच Sir, तो डायरेक्शन। डायग्राम में फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हाँ, शो करना डायग्राम पड़ेगा ना? में आपको हमेशा कन्वेंशनल ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन डू, सॉरी, ये क्या हो गया, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, बन जाएगा। इजी है ना? तो ये सब MCQ क्वेश्चन है आपके, जो आपसे बन जाने चाहिए। अच्छा सुन लो, वो ओम्स लॉ के जस्ट पहले एनसीईआरटी में टेबल दी ना सर्किट की, कि कौन सा फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे एक क्वेश्चन बेटा हर साल पेपर में आता है, तो ये पढ़ लेना। ये पहला डायग्राम क्या शो कर रहा है बताओ? रियोस्टैट. वेरी गुड, पहला डायग्राम शो कर रहा है रियोस्टैट। और दूसरा डायग्राम क्या शो कर रहा है? कि your switch is closed. हाँ वेरी गुड हार्दिक, क्लोज शो क्लोज. कर रहा है। अगर ये डॉट नहीं होता तो ओपन क्यू था। ठीक है। चलो 16 का आंसर बताओ, कोई कौन बताएगा? टेल मी द आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन। The atom of copper contain electron and the atom of rubber also contain electron. Then why does copper conduct electricity but rubber does not? Sir, can I say? But हाँ I'm not sure it is right or wrong. हाँ ना, कोई बात नहीं, Sir, मैं I क्या। think हम्म, sir, because electrons jump because distance is more and electrons are large in size in metal, so that's why. And non-metals does not have such. देखो एटम तो सभी में है, इलेक्ट्रॉन भी सभी में है। एटम मेटल में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, एंड दे आर फ्री टू मूव इनसाइड। नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, और वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं। जो न्यूक्लियस है उनको पकड़ के रखता है। तो इसका बस सिंपल आंसर यही है, कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, जैसे आप सेल या बैटरी लगाते हो, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो अगर आप सेल या बैटरी लगाओ तो फिर वहां पर फिर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो तो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं ना। बताया था मैंने, ये एटम होता है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसके Positive. अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो नॉन मेटल में ये सिर्फ बंधे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये फ्री नहीं होते। तो बस इतना लिखना है, metal have free electron which can move and constitute current, whereas non metals have no free electron, तो इसलिए वहां पे करंट होता नहीं है। क्लियर है हार्दिक, संकेत, शांभवी? हम्म, Yes. वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये, हाँ, ये वाला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 20 देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर? अब सुन लो, दिया क्या क्या है,
आई दिया है, आई कितना दिया है 5 एम्पियर, पहले जो गिवन है उसको लिख लो। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालना है। आर फ्लोइंग पर सेकेंड, टाइम कितना दे दिया बेटा 1 सेकेंड इन अ सर्किट। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट करोगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। अब चार्ज नहीं दिया, चार्ज की जगह आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्यू को आप क्या पुट कर दोगे, क्यू को आप पुट कर दोगे एन इंटू ई अपॉन टी। ये पढ़ा है ना हार्दिक तुमने, वीडियो देखे थे ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Yes, sir. द टोटल चार्ज Yes, इज sir. अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब आपका फॉर्मूला ये बन गया, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। अब आपको निकालना क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन गया, आई इंटू टी बाई ई। अब आई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, और टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बताओ, शाम को भी करो, जल्दी ट्राई करो, कितना आंसर आता Yes, है, sir. अप्रोक्स आंसर बताओ Yes, sir, करके। वही ट्राई कर। हाँ करो, ट्राई करो, तब तक मैं आराम करता हूँ। आ जाए तो बता देना, ठीक है, मैं मेरे कान खोले हैं। सर, हाँ, सर आंसर आ गया। कितना आया, सर 31.25 into 10⁻18। ओके चलो ठीक है, अप्रोक्स, हाँ 1.6 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 का कितना होता है, 16 5 नहीं यार, तुम्हारा आंसर थोड़ा, अच्छा 5 से डिवाइड किया, सॉरी। हाँ ठीक है चलो, 5/1, हाँ ठीक है, फिर सही आंसर है, ओके। हार्दिक तुम्हारा आया आंसर आसपास। हम्म, सर मेरा भी उतना ही आया। चलो गुड, मतलब बन जाएगा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर या तो चार्ज दे देगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो आपको मतलब कुछ ना कुछ निकालने को दे देगा, ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन आता है बेटा, वो वाला, जैसे आपको पता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 6 एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ लेगा आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कितना आंसर आएगा बताओ। हाँ तो चले गए, वीडियो ऑन कर लिया करो यार, फिर आवाज नहीं आती तो मेरे को लगता कहाँ चले गए। हम्म, संकेत तो साइलेंट किलर है। एम आई नॉट ऑडिबल टू यू पीपल? हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ तो ये पढ़ा है ना, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इस वैल्यू को याद कर लेना, क्यों याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि भैया 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको ये रट गया है, एक कूलम चार्ज में सर कितने सिक्स पॉइंट इलेक्ट्रॉन टू होते फाइव हैं। इंटू 10⁻19। हाँ बस कुछ नहीं करना, निकालने के लिए भाई एक में इतना है तो 10 में कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना
है, ठीक है, संकेत सिंह, यस सर। क्लियर है बेटा, हार्दिक, शांभवी, है ना, बोल दिया। यस सर। 100 कूलम Yes. में कितना है तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बोला 0.5 कूलम में कितना है तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलो ये 22nd क्वेश्चन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। 22nd क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये बताना है। बताओ शांभवी, हार्दिक, संकेत, प्लीज टेल मी ब्रो। सुनो, ये क्वेश्चन कैसे करना है, लास्ट ईयर अपन ने वो, लास्ट नहीं, 9th में अपन ने वो पढ़ा था ना, डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन, लास्ट ईयर तो था कि मास डबल कर दिया, वो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है पहले आप इनिशियल मान लो, अच्छा कौन सा लॉ पुट करोगे, ओम्स लॉ। वी कितना आएगा, आई आर। आपको क्या निकालना है, हाउ मच डज द करंट चेंज, करंट में चेंज निकालना है। आई कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा वी बाई आर, ये इनिशियल हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, वी को उसने वी माना, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ, मतलब आर की नई वैल्यू क्या हो गई, R/2। तो सपोज नया करंट है आई डैश, तो पोटेंशियल तो सेम है, नया रेजिस्टेंस हो गया R/2, हाफ कर दिया, ये टू कहाँ चले आएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2V Sir, अपॉन to आर। current हाँ, 22. और V अपॉन आर ध्यान से देखो तो V अपॉन आर किसके बराबर है, इनिशियल करंट आई के, तो आई डैश हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई। आ गया आंसर। देखो सिंपल सी बात है, एक तुम ऐसे भी कर सकते हो, आपको क्या पता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा। मेरा फोन बज रहा है पता, एक मिनट। हेलो, अभी अभी आ रहे हो, चलो ठीक है ना, चलो ओके बाय। हेलो, हाँ सॉरी, हेलो, कहाँ चले गए, अरे सॉरी फोन आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोला था, तो इस रिलेशन से आप कर लो, जो चेंज, या फिर ऐसा कर लो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी लिख सकते हो ना, जो चेंज रेजिस्टेंस में होगा उसका जस्ट अपोजिट चेंज करंट में। तो रेजिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, R/2, ये टू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आई हो जाएगा 2 टाइम। आ गया आंसर, क्लियर है। हम्म Yes. हम्म आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको रुको मैं, यार इसमें मिटाते कैसे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम। पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, व्हाट इज द करंट, बहुत इजी So क्वेश्चन 4 है। ampere. हाँ लगा दो, 4 E ampere. इक्वल टू आई आर। वी तुमको दिया है 20, आर तुम्हें दिया है 5, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सभी को। Yes. नेक्स्ट है व्हाट इज ओम्स लॉ। सुन लो, ओम्स लॉ में बता देता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो ये एक वायर है, वायर की फिजिकल कंडीशन, 3 फिजिकल कंडीशन है, उसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई, उसका एरिया, ये इसका एरिया हो गया, उसका एरिया, और उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर इन तीनों चीजों को अपन कांस्टेंट या सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते, तो ये पाया गया कि द करंट जो इससे फ्लो करता है, जो करंट इससे फ्लो करता है, वो किसको प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड पोटेंशियल को। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू आई आर, बन जाएगा। हम्म Yes. तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर आर केप्ट कांस्टेंट, दैट इज इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स टेम्परेचर, देन the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential। बस वही कहने का मतलब, छोटा बैटरी है तो छोटा करंट,
बड़ा बैटरी है तो बड़ा करंट, बड़ा बैटरी मतलब बड़ा पोटेंशियल। बन जाएगा बेटा। ओके। ये वाला क्वेश्चन आना आना है, मैडम ने पढ़ाया है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो पढ़ाई तो है मैम। नहीं तो मैडम ने बोला है देने को। सर उनने लिखा था टिल ओम्स लॉ, पर हमने पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पढ़ा दिया। अच्छा सुन लो, कौन कौन, देखो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड, जरा देख लो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, लेंथ, एरिया और रो को अपन कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस। तो कहने को रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंसुलेटर की, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी, मेटल की होगी। अच्छा, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, है ना भाई। तुम एक छोटे से रास्ते में ट्रैवल करो टकराते हुए, और तुम एक बड़े से रास्ते में ट्रैवल करो, तो जब जैसे रास्ता लंबा हो जाएगा आपके कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है लेंथ के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े आते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के साथ डिक्रीज होता है, मतलब एरिया अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा। सिंपल सी बात है। ये एक छोटा सा एरिया है और ये एक बड़ा सा एरिया है। अब कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं ये, और कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ जगह कम है तो यहाँ कोलिजन ज्यादा होंगे। तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। क्लियर है हार्दिक, शांभवी और संकेत, यस सर। है ना, सिंपल चीज है। खैर शायद मैडम ने नहीं दिया, पता नहीं, बट कोई बात नहीं। अब देखो आगे। हाँ ये देखो, ये वही दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ, इंक्रीज इन डायमीटर, डायमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाए। और इंक्रीज इन, अच्छा सुन लो, ये बात ध्यान रखना, जितने भी मेटल होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। सेम चीज होती है एलॉयज के साथ। एलॉयज का भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एलॉयज में जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो मिनिमम आता है। और लास्ट आपके बचते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इनका अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो इनका जो वो है, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जब ये हीट पाते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे ये हीट पाते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाते हैं और वो मूव करना चालू कर देते हैं, तो करंट बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस मेटल का इंक्रीज होगा, एलॉयज का भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, बन जाएगा बेटा। हम्म। यस सर। अब देखो ये 29 क्वेश्चन देखो, यस। जो नहीं आना मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी दी है तीन मेटल पी क्यू और आर की। मैंने बताया जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस। क्लासिफाई देम एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉय। सुन लो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, उसके बाद आएगा शायद सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, एलॉय का। तो सबसे कम किसका बताओ रेजिस्टिविटी। 1 × 10⁻15 जो सबसे कंडक्टर। कम है, हाँ, सबसे कम नहीं बेटा, माइनस देखो ना, ये माइनस दिया है, ध्यान से पढ़ो। ये सबसे कम क्यू का है, 10⁻⁸। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी क्यू की है, तो क्यू है कंडक्टर। उसके बाद 10⁻³ ये है सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा 10⁻15 ये है एलॉय। ठीक है, क्लियर है। सर 1 to the power ना 1.0। अरे तो तुम पावर देखो ना, ये 2.3, यहाँ 10 का पावर 3 है,
10 का पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है ना। ये 10⁻⁻8 है, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 इतना हुआ। और ये है 10 का पावर +15, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 15। भाई ये सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है ना, और सबसे छोटी वैल्यू ये है। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? पावर नेगेटिव और प्लस है, तुमको शायद दिख नहीं रहा स्क्रीन में क्योंकि मैंने यस बहुत सर। गोद दिया नहीं है। सर, मुझे समझ आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओम्स लॉ के जो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में वो कर लेना, कर लोगे? क्यों? सर कर एनसीईआरटी वाले लिया। है ना, कर लिए ना। हाँ तो फिर ठीक है, इतना पढ़ लोगे तो बन जाएगा। अच्छा, एक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सुन लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V = W/Q। अब मैंने बताया था, अगर दो पॉइंट के बीच कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? VAB = VB - VA। ये आंसर आएगा 10 - 10 दैट इज 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, और यहाँ पर वर्क डन भी 0 हो जाएगा और करंट भी 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज? हाँ। यस। हम्म। तो दो पॉइंट के बीच तभी करंट फ्लो करेगा जब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो। और मैंने क्या बताया था कि मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज मूव करता है लो पुट। भाई तुम ये सेल देखो ना, सेल में कहाँ मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव का पोटेंशियल लो, पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स ए। उसके बाद किसी ने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे अपन मानते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पे मानते हैं लो पोटेंशियल। तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा ए से बी की तरफ। क्लियर है? और मान लो एक यस। न्यूट्रॉन दे दिया, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 0। तो अगर चार्ज बेटा 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, और अगर वर्क डन नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? हम्म। यस। हाँ तो देखो इतना पढ़ लिए। ओम्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ लेना। हाँ अच्छा, वो ग्राफ पढ़ लेना, वीआई ग्राफ। हाँ सुन लो, वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीआई ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है? हाँ। और मैंने बताया था, अच्छा स्लोप क्या है? एंगल बिटवीन ग्राफ एंड करंट एक्सिस। क्या है स्लोप? एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड करंट एक्सिस। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। क्लियर है ये चीज? हम्म। Yes, sir. हाँ। यस अब सर। देखो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दोनों वायर की थिकनेस सेम है, थिकनेस मतलब एरिया है ना, तो अगर दोनों वायर का एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो किस वायर की लेंथ ज्यादा है ये बताओ? अगर दोनों वायर का एरिया सेम है और रेजिस्टिविटी सेम है तो किस वायर का लेंथ ज्यादा है? अब देखो यहाँ सर पे, एक है क्योंकि हाँ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। हाँ तुम सिंपली फॉर्मूले पे आओ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? ए का। तो अगर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी। क्लियर है चीज? हम्म। हार्दिक, शांभवी, क्लियर है बेटा? हाँ। यस Yes, सर। sir. अब देखो, अच्छा मान लो इसमें ऐसा कर देता कि दोनों वायर की लेंथ सेम दे देता, मान लो लेंथ सेम दे देता और रेजिस्टिविटी सेम दे देता, बोलता कि किसका एरिया ज्यादा है, तब आंसर क्या होता? लेंथ सेम दे दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल सेम दे दिया, फिर बोला किसका एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा आंसर? सर बी। हाँ क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो बी का रेजिस्टेंस कम है। अच्छा और कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें? ये उल्टा दे दिया, ये यहाँ पे आई दे दिया, यहाँ पे वी दे दिया। अब बोला ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर बी का।
हाँ, एंगल हमेशा आई के साथ लेना है। ये बन जाएगा सभी को। बताओ, बन जाएगा। Yes. एक एक Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन बेटा जो दे सकती है मैडम, वो होता है वैल्यू वाला। ये वी दे दिया, ये आई दे दिया, यहाँ पे ऐसा दे देंगी, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, मान लो पी दे दिया, पी पर आई की वैल्यू दे दी मान लो 2, और यहाँ पर वी की वैल्यू दे दी मान लो 4। बस ध्यान ये रखना, यहाँ कई बार ये ऐसा, ये मिली एम्पियर में दे देते हैं और ये माइक्रो वोल्ट में मान लो दे दिया, जस्ट सपोज ऐसा दे दिया, तो आपको बोल देंगे कि रेजिस्टेंस निकालो। क्या फॉर्मूला रेजिस्टेंस का? V बाई आई। V कितना दिया है? 4, बट ध्यान देना यहाँ पे माइक्रो दे दिया, माइक्रो मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁶। और यहाँ पे मिली दे दिया, मिली कितना होता है? 10⁻⁻3। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई ग्राफ देती है मैडम, तो वहां देख लेना कि ये V और I के साथ ये मिली माइक्रो तो नहीं दिया। जहां M दिया है वहां 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई, जहां U दिया है वहां 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पेपर आपसे बन जाएगा, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना मेरे से, या फिर मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। ठीक, और कल जब पेपर हो जाए तो फिर मेरे पास पेपर शेयर कर देना मेरे साथ, तो अपन एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है हार्दिक, शांभवी, संकेत। और Yes, ट्राई, sir. हाँ ट्राई Yes. करना खुद से करने की, चीटिंग मत